जगन को ग्रेस से मिलने के लिए अवसर का इंतजार करना पड़ा। घर के अगले भाग में डस्टर की आवाज सुनकर उसे पता तो चल गया कि वो वापस आ गई है, लेकिन वो उसके अपने कमरे में भी हमेशा की तरह सफाई करने आएगी, इसका उसे पता नहीं था। पिछले 10 दिन से वो उसके सामने नहीं आई थी। लगता था वो उससे बच रही है। ये सोचकर उसे बुरा लगता था। उसने ऐसा क्या किया जो वो उससे दूर रहने लगी है? वो क्या सिर्फ इसलिए उसके कमरे में सफाई वगैरह करती थी कि वो उसकी मशीन योजना में पैसा लगाए? अब चूंकि उसने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी, इसलिए उसके और दोनों के बीच की दीवार और भी मजबूत हो गई थी और उसके सामने ग्रेस से मिलने का कोई उपाय नहीं रहा था जिससे वो उससे कुछ पूछताछ कर सके। वो सोच रहा था कि क्या वो खुद उससे मिलने की पहल कर सकता है, लेकिन इसका क्या लाभ होगा? वो दुकान जाने के लिए तैयार था, लेकिन अपनी खाट पर बैठा वो ये सोचता रहा कि या तो ग्रेस खुद उधर से निकले या माली किसी काम से बाहर चला जाए तो वो उससे खुद कुछ बात कर सके। लेकिन इन दोनों संभावनाओं में से कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा था। माली अपने कमरे में बैठा टाइप कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद सफाई की आवाज आनी बंद हो गई। फिर दोनों के आपस में बातें करने की आवाजें सुनाई दी। फिर वे भी बंद हो गईं। सारे घर में सन्नाटा छा गया और वो एकदम अकेला रह गया। कोई उम्मीद शेष नहीं रही। वो चुपचाप घर से निकलकर दुकान पहुंच गया, जहां रोजमर्रा की तरह जिंदगी चल रही थी। शाम के समय ग्राहकों की संख्या बहुत बढ़ गई और उनका शोर सुनाई देने लगा। कई दिनों से जब तक ये भीड़ छट नहीं जाती थी, तब तक जगन गीता में ध्यान नहीं लगा पाता था। लोग ये मानते हैं कि दुकान पर मिठाई हो या ना हो, घटी हुई कीमत पर मिठाई लेने का उन्हें अधिकार है। इस कारण जगन अब सोचने लगा था कि कीमतें घटाकर उसने गलती तो नहीं की, और क्या अब उसे पुरानी कीमतों पर वापस आ जाना चाहिए? कजन भी कई दिनों से नहीं आया था। आज आया तो बताने लगा, मैं जज साहब के परिवार को लेकर तिरुपति गया था। उनके साथ 2 पोते भी गए थे जिनका वहां मुंडन कराना था। बड़ी शानदार यात्रा थी। 3 कॉटेज बुक कराए थे और सब कुछ उनके लिए खुला था। प्रभावशाली आदमी हैं। मैंने कितना कहा कि मैं इतने दिन बाहर नहीं रह सकता, लेकिन वे एक तरह से मुझे जबरन उठा ले गए। तुम्हारी सबको जरूरत है, जगन ने कहा। मुझे कल से हो रही है। क्या सेवा करूं? कीमतें घटाने का क्या मिठाइयों के गुण पर कोई खराब असर पड़ा है? ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। मेरा ये विश्वास है। आनंद भवन का सेठ आया था। मुझे पता है, खूब पता है, कजन बोला। वे लोग हर वक्त तुम्हारी ही बातें करते हैं। क्या कहते हैं ये लोग? जगन अचानक उनकी राय जानने को उत्सुक हो उठा। लगता है तुम पुरानी कीमतें बहाल करने को तैयार हो गए हो। कह नहीं सकता, मैंने अब तक ऐसी कोई बात नहीं कही है, जगन बोला। कजन बोला, वे लोग तो यही सोच रहे हैं। उनके लिए ये अच्छा होगा कि वे लाइन में खड़े होकर तुम्हारा काम करने का ढंग देखें। इस भीड़ में उनके लोग भी हो सकते हैं जो यहां सस्ती मिठाई खरीद कर अपनी दुकानों पर बेचते हों। जगन ने नहीं सोचा था कि यह भी संभावना हो सकती है। वो परेशान हुआ तो कजन ने हंसते हुए कहा, मैं तो मजाक कर रहा था, परेशान मत हो। जगन ने पूछा, इन दिनों माली को देखा है? कल शाम जज साहब के यहां था। उनका बेटा दोस्त है। मुझे अलग बुलाया। चाचा को कभी नहीं भूलता, बिल्कुल नहीं बदला है। जगन ने गहरी सांस ली। मुझसे तो कभी ठीक से बात नहीं करता। 2 वाक्य ऐसे नहीं बोलता जो मुझे परेशान ना करें। अपना महत्व बढ़ने से प्रसन्न कजिन ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, ज्यादा फिक्र मत करो। तुम समझदार आदमी हो और ऐसी बातों से ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। उसने तुमसे बात की? जब उसकी मित्र हाथ मुंह धोने बाथरूम में गई तो उसने मुझे बगीचे में बुलाया और कहा कि ग्रेस बहुत जल्द अमेरिका वापस जा रही है। तुम्हें बताया है ये? हाँ, लेकिन क्यों? ये मैं नहीं समझ पाया, कजन बोला। वो बिजनेस के सिलसिले में जा रही है, मुझे तो यही बताया। मशीन के बारे में कुछ काम है। ये लड़कियां भी कितनी हिम्मती होती हैं। बिजनेस की बातें करने हजारों मील दूर जा रही है, जबकि हम ये भी नहीं समझ पा रहे कि ये कर क्या रहे हैं। जगन ने उसकी बात को आगे नहीं बढ़ने दिया और ग्रेस के वापस लौटने की सच्चाई को अपने तक ही सीमित रखा। बोला, हाँ, मैंने भी ये सुना था, लेकिन मैं जानना चाहता था कि कोई और बात तो नहीं है। इनका बिजनेस जमता दिखाई दे रहा है, कजिन ने कहा। आनंद भवन के सेठ और कुछ और लोगों ने शेयर खरीदने का वादा किया है। जगन ने ताज्जुब करते हुए कहा, इन सब से वो बात कैसे करता है? वो शहर में सब जगह आ जा रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। मैंने उसे कई जगह देखा है, जगन बोला।
मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, पर हंसना मत। मैं ग्रेस से बात करना चाहता हूं, कुछ बातें जानने के लिए। उसने कजन को गोल मोल शब्दों में कुछ इस तरह सब बातें बताई कि असली बात उसी के मन में रही। कजन जानता था कि बहुत सी बातें उससे छिपाई जा रही हैं, लेकिन उसने ज्यादा परवाह नहीं की। वो बोला, मुझे ग्रेस डॉक्टर कुरुविला के घर कभी कभी दिखाई देती है। वहां उसकी कोई दोस्त है जो अमेरिका में उससे परिचित थी। क्या मैं उससे मिलूं और कहूं कि तुम उससे बात करना चाहते हो? माली तो उसके साथ नहीं होगा। कई दफा वो उस घर की लड़कियों के साथ समय बिताती है और माली बाहर गया हुआ होता है। जगन को 2 दिन इंतजार में बिताने पड़े। इस बीच कजन योजनाएं बनाता रहा कि माली को किस प्रकार कहीं और ले जाया जाए, जिससे जगन ग्रेस के साथ अकेले में बात कर सके। एक शाम वो रोज की तरह मिठाइयां चखने उसके पास आया तो अपना काम करने के बाद तौलिए से ओंठ पोंछते हुए उससे बोला, अगर तुम इसी वक्त दुकान से निकल सको तो ग्रेस से घर पर मिल सकते हो। माली जज साहब के घर पर मेरा इंतजार कर रहा है। मैंने उसे हिल रोड पर एक जमीन दिखाने का वादा किया है। यह किस लिए? फैक्ट्री बनाने के लिए। क्या तमाशा है, ये बड़े पैसे वाले की तरह बात कर रहा है। अगर इतना पैसा है तो मुझसे क्यों मांग रहा है? शहर का हर आदमी उसे बड़ा बिजनेसमैन मानता है, बातें बहुत अच्छी करता है ना। हाँ, सिर्फ मुझसे बात नहीं करता, जगन ने शिकायत के स्वर में कहा। कजन बोला, ये बातें बाद में करना, अब घर चले जाओ। अच्छा मौका है, माली शहर जा रहा है और शाम से पहले नहीं आएगा। जब तक तुम नहीं लौटते मैं यहीं रहूंगा। माली के साथ उसके कुछ दोस्त भी जा रहे हैं। जगन घर गया, हाथ मुंह धोए, फिर पूजा घर में जाकर देवताओं के सामने खड़े होकर प्रार्थना करने लगा। मेरी सहायता करें, मुझे ज्ञान दें, मैं नहीं जानता कि क्या करूं। क्षण भर के लिए उसने ध्यान किया और इससे शक्ति पाकर हॉल के बीच वाला दरवाजा खटखटाया। इस समय उसका घर आना एक विशेष बात थी, इसलिए घर उसे हमेशा से काफी अलग सा दिख रहा था और खुले आंगन से सूर्य की किरणें पीछे की दीवार और कोनों में पड़ रही थीं। ये किसी और का घर लग रहा है, उसने सोचा, जिससे उसकी इस भावना को भी पुष्टि प्राप्त हुई कि अब वो बदलता जा रहा है। उसे दाढ़ी वाले की नसीहत याद आई, शुरू में जल्दबाजी मत करो, लेकिन जब फैसला कर लो तब फुर्ती से काम कर डालो। ये वही बात थी जो उसने गांधी जी से सीखी थी, लेकिन जिसे अब वो भूल चुका था। उसे याद आया कि 20 साल पहले वो वॉलेंटियर के रूप में कैसे अंग्रेज कलेक्टर के बंगले में दौड़कर घुस गया था और ऊपर छत पर चढ़कर यूनियन जैक उतार दिया था और उसके स्थान पर भारतीय झंडा लगाने की कोशिश की थी। कंपाउंड में हेलमेट लगाए सैनिक चारों तरफ खड़े थे, लेकिन उसकी तेजी ने सबको हैरत में डाल दिया था और जब तक वे उसके पीछे छत पर जाकर उसे पकड़ते, उसने यूनियन जैक उतार कर मगरमच्छ की तरह लोहे के पोल को अपनी बाहों में जकड़ लिया था। उन्हें उस पर काबू पाने के लिए उसे मारना और उसका सिर फोड़ना पड़ा, जिसके बाद उसका बंधन ढीला पड़ गया था। फिर 15 दिन बाद अस्पताल में उसकी आंख खुली थी और इसके बाद वो जेल में पड़ा था। उसके नेताओं ने उसे बताया था, सत्याग्रही पहले काम करता है फिर सोचता है। जो एक दफा सत्याग्रही हो गया वो हमेशा सत्याग्रही ही रहता है। यदि कोई अंग्रेजों के खिलाफ सत्य के लिए कार्य नहीं करता, वो किसी और सत्य के लिए, अपने लिए, दूसरी बहुत सी बातों के लिए कार्य करता होता है। ये शिक्षा उसे मिली थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों धुंधली पड़ गई थी। इन सब भावों से अपना आत्मविश्वास बढ़ाते हुए उसने माली के कमरे पर दस्तक दी। ग्रेस ने दरवाजा खोला और आश्चर्य से कहा, अरे पापा, इस वक्त आप यहां? कितनी अजीब बात है। जगन फौरन विषय पर आ गया। मुझे तुमसे बात करनी है। तुम यहां आओगी या मैं वहां आऊं? आइए, हॉल में अच्छा रहेगा, वहां कुर्सियां हैं। वो उसके साथ गया और सोफे पर बैठ गया। ग्रेस अपनी कुर्सी पर बैठ गई और एक उंगली से गले के हार से खेलने लगी। वो आज पीले रंग का किमोनो पहने थी और जापानी लग रही थी। जगन ने सोचा, रोज नई लगती है। उसे पूछने का मन हुआ, तुम कहीं जापानी ही तो नहीं हो? लेकिन प्रश्न ये किया, आज क्या पढ़ रही हो? कुछ खास नहीं। और एक किताब का नाम बताया। जगन ने अपने से कहा, सीधे विषय पर आ जाओ। इधर उधर की बातें करके तुमने अपने बेटों को तो खो दिया है, अब इस बहू को भी मत खो देना। उसने पहला सवाल किया, अब तुम इस घर में नहीं दिखाई देती, क्या बात है? ग्रेस का चेहरा लाल पड़ गया, उसके ओंठ फड़के, लेकिन वो चुप रही। उसकी परेशानी देखकर जगन ने कहा, ठीक है, इसका जवाब मत दो। फिर कुछ समय शांत होने के लिए उसे देखकर पूछा, तुम अपने देश वापस जाना चाहती हो?
इस बार भी उसके ओंठ फड़के, चेहरा लाल पड़ गया और अपनी लंबी लंबी बरौनियां नीचे झुकाकर वो फर्श को देखने लगी। एक कौवा कांव कांव करता आया और आंगन में एक छत पर बैठ गया। उसकी कठोर आवाज से वातावरण की शांति भंग हुई। वो बोली, अरे ये कौवा आ गया, माफ कीजिए। वो तेजी से उठी, किचन में गई, वहां से रोटी का एक टुकड़ा लाई और उसे कौवे की तरफ फेंक दिया, जिसे लेकर वो उड़ गया। इसके बाद बहुत से कौवे आए और छत पर बैठकर कांव कांव करने लगे। ये कितना शोर करते हैं, वो बोली, लेकिन इन सब को खिलाने लायक मेरे पास नहीं है। जगन ने कहा, दुकान में भी ये यही हाल करते हैं। सारा शहर हमारी मिठाइयां खाना चाहता है, लेकिन माल खत्म हो जाने से दुकान 4 बजे बंद हो जाती है। वो चुपचाप सुनती रही। जगन को परेशानी होने लगी। उसके सारे निश्चय धराशायी हो गए। उसे डर लगा कि अगर वो और सवाल पूछेगा तो ग्रेस कहीं रोने न लगे। उसे लगा कि कहीं उसके भीतर कोई बड़ी उलझन है और वो उसे अकेला छोड़ देने के लिए तैयार हो गया। उसका रहस्य कुछ भी हो। घड़ी ने 4 बजाए तो वो ये कहकर उठ खड़ा हुआ, अब मुझे दुकान पहुंचना चाहिए। वो उसके साथ दरवाजे तक गई। जब जगन बाहर निकल रहा था, वो सादगी से बोली, पापा, मो मुझे वापस भेजना चाहता है। क्यों? जगन ने चौंक कर पूछा। वो जवाब देते हुए झिझकी। जगन को लगा कि रो पड़ेगी, लेकिन उसने शांति से कहा, क्योंकि सब खत्म हो गया है, बस। क्या खत्म हो गया है? ग्रेस चुप रही। जगन ने पूछा, ये विचार तुम्हारा है या उसका? वो बोली, वो चाहता है मैं वापस चली जाऊं। कहता है अब तुझे और यहां नहीं रख सकता। माली के चरित्र के ये पहलू देखकर जगन चकित था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। ग्रेस ने बताया, मैं वहां काम करती थी, यहां आई तो मेरे पास $2000 थे, सब खत्म हो गए। कैसे? उसने सिर्फ ये कहा, मो के लिए मेरा कोई उपयोग नहीं रह गया है। उपयोग? ये क्या होता है? मेरी पत्नी, तुम जानती हो, मैंने आजीवन उसे साथ रखा। ग्रेस ने झिझकते हुए कहा, अच्छी बात यही है कि कोई बच्चा नहीं हुआ। ग्रेस की कुछ बातें जगन की समझ में नहीं आ रही थीं, लेकिन वो ज्यादा पूछ भी नहीं सकता था। वो बोला, तुम पुराण पढ़ो तो पता चलेगा कि पत्नी की जगह हमेशा पति के साथ होती है, कुछ भी हो जाए। लेकिन हमारी शादी कहाँ हुई है? ग्रेस ने सादगी से कहा, उसने भारतीय ढंग से शादी करने का वादा किया था, क्योंकि ये मुझे पसंद था, इसीलिए मुझे यहाँ लाया था। और यहाँ आने के बाद शादी नहीं हुई? हुई होती तो आपको पता न चलता, ग्रेस ने कहा। एक ही मीटिंग में ये सब जानना और उसे हजम कर पाना जगन के लिए कठिन हो रहा था। वो कहने लगा, इस सब से मैं क्या समझूं? आप वापस चलकर जरा देर बैठें तो मैं बताऊं। यहां खड़े रहना अच्छा नहीं लग रहा है, ग्रेस ने कहा। जगन लड़की को देखता खड़ा रहा। बहुत अच्छी और चरित्रवान लग रही थी। उसने इस लड़की पर कितना विश्वास किया था, लेकिन दोनों पाप में रह रहे थे और उसे कितने हल्केपन से ले रहे थे। ये किस नस्ल के लोग हैं? वो सोचने लगा, इस प्राचीन घर को इन्होंने अपवित्र कर दिया है। इनसे मुझे कितना झेलना पड़ रहा है। उसने ठंडेपन से कहा, मैं अभी नहीं आऊंगा, दुकान जा रहा हूं। शाम को 4:30 बजे जब कजिन आया, जगन ने चिल्लाकर कहा, जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कजिन ने हाथ हिलाकर जताया कि मिठाइयां खाकर आऊंगा। जब तक वो किचन में रहा, जगन का उत्साह ठंडा पड़ गया, नहीं तो उसने लंबा भाषण देने की तैयारी कर ली थी। और जब कजिन उसके सामने पहुंचा तो उसने ये सवाल पूछा, तुम माली को कितनी गहराई से जानते हो? कजिन ने उत्तर देने में समय लगाया और वो सड़क के पार मशीन पर काम कर रहे दर्जी की तरफ नजरें गड़ाए रहा, जिससे लगता था कि वो किसी गहरे सोच में डूबा है। उसने उसे हिलाकर बताया, माली ने शादी नहीं की है। कजिन के मन में कई सवाल उठे जिन्हें वो पूछना चाहता था, लेकिन उन्हें दबाकर उसने ये सोचा कि कहीं वो माली के लिए लड़की तलाश करने के लिए तो नहीं कह रहा है। इसलिए वो बोला, हाँ हाँ, तुम कहो तो उसकी कुंडली देखने के लिए लोगों की लाइन लगा दूं। और जज साहब भी उसी दिन कह रहे थे कि उनके भाई की पत्नी की तरफ से एक भतीजी है जो तुम्हारे परिवार के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। जगन को ये बात सुनकर अच्छा लगा, लेकिन उसे याद आया कि इस जीवन में तो उसे शांति बदी ही नहीं है। कैप्टन, उसने आवाज लगाई, ये स्कूली बच्चे। कैप्टन समझ नहीं पाया कि इन्हें भगा दूं या मिठाई पकड़ाऊं, इसलिए उसने पूछा, जी मालिक, इनका क्या करना है? इन्हें हटा दो। किसी के साथ एक दफा अच्छाई करो तो वे हमेशा के लिए अपना अधिकार समझने लगते हैं।
हमारे लोगों में आत्मसम्मान बिल्कुल नहीं है। कजन बोला, मैं जानता हूं तुम दाम और घटाना चाहते हो, लेकिन कर नहीं सकते। समाज का हिसाब किताब बदलने का कोई मतलब नहीं है। मैं आनंद भवन के सेठ और दूसरों को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता। उनके साथ सब तरह के लोग हैं। कजन ने सवाल को तुरंत खत्म कर देने के लिए उसकी बात मान ली और माली के ज्यादा रोचक विषय को बढ़ाने के लिए बोला, आज मिले तुम लड़की से? जगन ने कुछ मजा सा लेते हुए पूछा, तुम उसे माली की पत्नी कहने के बजाय लड़की क्यों कह रहे हो? कजन सवाल से घिर गया, लेकिन बचते हुए बोला, क्योंकि वो अच्छी लड़की है। कल मैं जब उससे मिला। वाक्य पूरा होने से पहले जगन ने कहा, मैं उसकी अच्छाई पर संदेह नहीं कर रहा, बस माली से उसकी शादी नहीं हुई है। कजन ने ये बात शांति से सुनी, कुछ पूछा नहीं, वरना इसमें से स्कैंडल की बू आने लगती। जगन ने आगे कहा, उसने खुद ही मुझे बताया, उस पर तो शक नहीं किया जा सकता। कजन ने सादा सवाल किया, तो जैसा माली कहता है उसे वापस क्यों नहीं जाने देते? ये हल इतना सही लगा कि जगन काफी देर तक चुप रहा। अब उसे ये याद करना भी कठिन लगने लगा कि गुस्से के मूड में इससे पहले वो क्या क्या कहना चाहता था। कजन ने कहा, हमारे लड़के एक नई दुनिया में रहते हैं जो हमारी दुनिया से अलग है, इसलिए उनके कई कामों से हमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये किसी संत के वक्तव्य जैसा लगा, लेकिन जगन उससे निर्लिप्त रहने के कजन के विचार से सहमत नहीं था, क्योंकि उसे वास्तविक तथ्यों का पता नहीं था। हमारे परिवार में इस तरह की बात कभी नहीं सुनी गई। मेरे बाबा के भाई भी, जो इस तरह के कामों के लिए मशहूर थे, इन बातों से बचते रहे। उन्होंने शादी नहीं की तो ये नहीं कहा कि कर ली है। हालांकि मैंने उनके बारे में अपने पिता से सुना है। उनकी 3 बीवियां थीं और बहुत सी औरतें, और उन्होंने सबकी जिम्मेदारियां निभाई। दोनों अपने बुजुर्गों के अनाचार का मजा ले रहे थे। मैं नहीं समझ पाता कि 2 युवा लोग बिना शादी किए एक दूसरे के साथ कैसे रह सकते हैं। जगन ये कहकर चुप हो गया और अपने मन में कल्पनाएं करने लगा कि उसके घर में ये सब कैसे किया जाता होगा। मेरा घर अब भ्रष्ट हो गया है, मैं उसमें वापस नहीं जाना चाहता। कजन ने कहा, तुमने अभी कहानी का एक पहलू ही जाना है। तुम माली से बात करके पूछो कि वो क्या कहता है। उसने मुझे पहले ही बता दिया है कि वो उसे वापस भेज रहा है। इसका कारण तो ये है कि बिजनेस नहीं चल रहा है। कजन ने कहा, क्या बिजनेस? उसने ये इतनी जोर से कहा कि एक कारीगर जो थाल में सिर पर मिठाइयां लिए दुकान की तरफ जा रहा था, चौंक कर खड़ा हो गया और थाल उसके सिर से गिरते गिरते बचा। जिस पर जगन ने उसकी तरफ आंखें तरेर कर देखा और कहा, मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं, तुम अपना काम करो। इसके बाद वो धीरे से बोला, ये लड़के आजकल बड़ी जासूसी करने लगे हैं, पहले की तरह सीधे साधे नहीं रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ये इस बारे में सब जानता है। कजन ने हमेशा की तरह अब समस्या को व्यवहारिक मोड़ दिया। इससे तुम इतना परेशान क्यों होते हो? उनका मामला उन्हीं पर छोड़ दो। लेकिन मैं सोचता हूं कि मेरा घर भ्रष्ट हो रहा है। माली मेरा बेटा है, लेकिन ग्रेस मेरी बहू नहीं है। नहीं, घटना को समझने की ये बिल्कुल गलत और स्वार्थपूर्ण दृष्टि है। कजन ने कहा। अब वो इसके प्रति जगन की परेशानी का कारण समझ पा रहा था। उसका रोल इस संकट से उबरने के लिए जगन की भावना को सही रूप देना था। वो बोला, तुम्हारे भगवत गीता के अध्ययन का क्या महत्व है यदि तुम इस घटना से अप्रभावित नहीं रह सकते हो? तुमने ही मुझे कई दफा बताया है कि मनुष्य को वस्तुओं और परिस्थितियों से अपने को नहीं जोड़ना चाहिए। जगन ने यह प्रशंसा प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर ली। हालांकि यदि वो स्वयं ये प्रश्न करता तो वो ये याद नहीं कर पाता कि उसने कब और कहां ये सब कहा है। उसे गीता के प्रति अपनी भक्ति तो स्वीकार करनी ही थी, उससे प्राप्त ज्ञान तथा बुद्धि को वो अस्वीकार नहीं कर सकता था। इसलिए उसने धीरे से ये कहा, हम सब अपने मोह से अंधे हो जाते हैं। हर मोह किसी भ्रम को जन्म देता है और हम उसके शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कजन बोला, जीवन में संतुलन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही प्राप्त करने की मैं हमेशा कोशिश करता हूं, लेकिन सफल नहीं हो पाता। उसने दुखी होकर कहा और क्षण भर के लिए चुप हो गया। अचानक उसे याद आया कि इस घर को, जो पीढ़ियों से स्वच्छ और पवित्र चला आ रहा था, इन दोनों ने भ्रष्ट कर दिया है। अब इस घर में उनके साथ वो कैसे रह सकता है? वो कहने जा रहा था कि मेरा मन करता है कि मैं उनसे कहूं कि वे जहां चाहे चले जाएं, मेरे इस घर में ना रहें, लेकिन चुप रह गया। ये ऐसा वक्तव्य था जिसके लिए उसकी जबान से शब्द नहीं निकल रहे थे।
कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जबान से कह दी जाने पर अशुभ बन जाती हैं, मन में ही रहे तो हानि नहीं करती। तुम मुझसे यहां रहने की उम्मीद कैसे करते हो? अगर पीछे से कोई दरवाजा हो तो आने जाने के लिए उसका इस्तेमाल करो। अब ये लोग भी कहाँ रहने जाएंगे? हाँ, ये तो ठीक है। घरों की आजकल कठिन समस्या है। दूसरी बात यह है कि लोग बातें करेंगे। फिर उससे भी प्रार्थना की, मेहरबानी करके किसी को कुछ बताना मत। कजन ने चौंक कर हाथ उठाए। अरे क्या बात करते हो? तुमने जो मुझे बताया है वो मुझे तक सीमित रहेगा, इसका विश्वास करो। इस उद्रेक से आश्वस्त होकर जगन ने कहा, अब बताओ मैं क्या करूं? किस बारे में? माली और ग्रेस के। कजन ने तुरंत कहा, पहाड़ी के मंदिर में तुरंत दोनों की शादी कर दो। कुछ ही घंटों में इसकी व्यवस्था की जा सकती है। मैं तो उसकी जाति तक नहीं जानता, फिर कैसे कर सकता हूं? अरे उसका धर्म परिवर्तन किया जा सकता है। मैं लोगों को जानता हूं जो करा देंगे। जगन के कंधों से एक बड़ा बोझ उतर गया। वो बोला, तुम ही मेरे रक्षक हो। तुम्हारे बिना पता नहीं मेरा क्या होता।